नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन स्टडी फाउंडेशन में स्वागत है। जैसे कि हमारा एनसीईआरटी का फाउंडेशन चल रहा था तो उसमें हम हिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे थे। तो मैंने कल आपको बताया था 9 चैप्टर, आज हम 10th कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद कल से हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब है कि हम 8th क्लास की एनसीईआरटी में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। शेयर कर दीजिए आप लोग भी, मैं भी शेयर कर दे रहा हूँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी में। ये समझ सकते हैं आप, ये हमारा पूरे आधुनिक काल है। ठीक है, जैसे मीडियम काल पढ़ रहे थे, मध्यकाल के बारे में आपकी जो 7th क्लास के एनसीईआरटी है कम्प्लीटली बेस्ड है उनसे मध्यकाल पे, मीडियम पे। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो एसएससी के या यूपीएससी के या अदर एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखते हैं हाई स्टैंडर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी से मिल जाते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक है आपके लिए। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम या आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो पहले आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही होगा। ठीक है, एनसीईआरटी छोड़ के नहीं जा सकते आप। तो कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने मेनली फोकस इस बात पर रहेगा कि हमारा जो इसमें से हमारे वर्क के लिए, काम के लिए जो कंटेंट है वो हम पढ़ लें और ज़्यादा हम इसमें इतना ना जाएँ कि हम इसके ही इतने लेंदी नोट बना लें कि हम रिविज़न ना कर पाएँ। ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे। जो पॉइंट हाईलाइट करूँगा वही पॉइंट आपको नोट करना है, मेन पॉइंट। अगर आपको बार बार रिवीजन करना है, ठीक है, ये पीडीएफ आपको कंप्लीट मिल जाएगी बुक की, उसे आप अपने पास रख सकते हैं, कंटिन्यू बार बार रिवीजन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसे फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज हम जानेंगे पूर्व मध्यकालीन के बारे में। यदि आप मानचित्र को देखें तो आप चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्य के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। नए राज्य उदय होने लगे थे। 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता, ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उदय होने लगी थी। ये देखेंगे मालवा का एरिया। ये मैप तो मैंने आपको 7th 6th क्लास के एनसीईआरटी में बताया, काफ़ी डीप जाके बताया, तो वहाँ से देखिएगा, आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, जैसा कि मैं इंडेक्स डाल दूंगा अभी 8th क्लास का, और चैप्टर हम कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्या दिखाता है इस चैप्टर में, हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है ये तो पहले हमें जान लेना चाहिए ना। मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य के अधीन कितने सूबे थे? तो याद रखिएगा 21 सूबे थे। ठीक है, 21 सूबे थे, 14 थे उत्तर में, 7 थे दक्षिण में, 14 7 21 थे। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1761 में, तब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। इस दौरान औरंगजेब की मृत्यु 1707 में और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1751 में, इस बीच में क्या क्या हुआ उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या हुआ था। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। जैसे कि जानते हैं कि मुगल साम्राज्य में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद मुगल काल का पतन स्टार्ट हो जाता है, अस्थिरता आ जाती है। अस्थिरता का कारण क्या होता है कि योग्य इन्हें शासक नहीं मिल पाता। योग्य शासक के साथ साथ इनके जो धर्म में जाति पे गद्दी पाने के लिए कोई रूल नहीं था कि बड़ा लड़का बैठेगा, छोटा या क्या होगा, शासक कैसे बनेगा। तो इनके परिवार में ही हर एक राजा के, जैसे कि सम्राट जो होता था, उसकी मृत्यु के बाद परिवार में ही युद्ध छिड़ जाता था। परिवार में हर भाई भाई के लिए कि शासन पे जो सबसे शक्तिशाली साबित हो पाएगा वो शासन करेगा। ठीक है, इसका एक कारण था। दूसरा कारण था इसके लिए कि इन्होंने मुगल जो मराठा साम्राज्य उदय हो गया था तो मराठों के खिलाफ इन्होंने काफ़ी, औरंगजेब ने 21 वर्ष तक, बताते हैं जैसे कि आपकी अगर एनसीईआरटी से ऊपर आप स्टैंडर्ड में जाएंगे, विपिन चंद्रा की बुक, तो विपिन चंद्रा में बताती है कि 21 वर्ष तक औरंगजेब उत्तर से दक्षिण चला गया था। किस लिए? मराठों की स्थिति को दबाने के लिए, मराठों शासक को खिलाफ युद्ध करने के लिए। इससे उत्तर भारत में काफ़ी समय शासन था ही नहीं, तो इस रीजन से काफ़ी राज्य स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र घोषित करने की उम्मीद मिली। और अहमद शाह अब्दाली इनके आक्रमण के कारण भी स्थिति बिगड़ गई थी। ठीक है, बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1689 से लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते साम्राज्य के सैन्य वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। ठीक है, किसके खिलाफ लड़ रहे थे? ये दक्कन में लड़ रहे थे। किसके खिलाफ? मराठों के खिलाफ। देखिए एनसीईआरटी में ये नहीं बताया किसके खिलाफ लड़ रहे थे, बट आप समझेंगे जब कॉन्सेप्ट में, तब आप जानेंगे मराठों के खिलाफ। और दूसरा कारण था कि जैसे कि आप पढ़ते हैं अकबर हुए या इसे जहांगीर हुए से पहले, तो उन्होंने राजपूत के साथ
संबंध, अच्छे संबंध बना के रखे थे। बट जो बादशाह औरंगजेब था इनका, औरंगजेब ने पहले तो संबंध अच्छे बनाए बट बाद में उनकी शक्ति को दबाने की कोशिश की थी, राजपूतों को दबाने की कोशिश की। इस रीजन से राजपूत भी इनके खिलाफ हो गए थे। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी थी। मनसबदारों के शक्तिशाली वर्ग के वंश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी, फौजदारी दोनों कार्यों में नियंत्रण रखते थे। ठीक है, और जो पहले इनसे भी बताता हूँ आपको, उत्तर तथा पश्चिम में यहाँ पे देखेंगे पर उन्होंने विस्तृत राजनीतिक आर्थिक शक्तियाँ मिल गई थी। जैसे कि इनके समाज में जो पहले मुगल काल में गुलाम होते थे, गुलामों को ही उच्च पद पर बैठाया जाता था। ये राजनीतिक, ये अच्छे भी होते थे, यानी गुलाम अपनी वफादारी निभाते थे। बट इनमें गुलामों में एक कमी होती थी, जिस राजा से जो इन्हें खरीदता था सिर्फ उसके प्रति ही वफादारी निभाते थे। जैसे कि अगर कोई गुलाम है बाबर का, तो बाबर के खिलाफ ही वो अपनी वफादारी निभाएगा, उसके बाद हुमायूं के कहना नहीं मानेगा। बाबर के बाद बाबर के प्रति वफादार रहेगा, लेकिन उसके बाद नहीं। और दूसरी बात यहाँ पे आती है कि जब मुगल काल का 1757 के बाद का काल आ गया था, तो इसमें एक रीजन और था कि ये गुलाम वंश जो गुलाम थे एक प्रकार से, ये लोग भी अपना फ़ायदा बेनिफिट देखने लगे थे। इन्होंने भी अपनी वफादारी नहीं निभाई थी। ठीक है, उत्तरी तथा पश्चिम भारत के अनेक हिस्सों में जमींदार, किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलन ने इन समस्याओं को और गंभीर बना दिया। ठीक है, शक्तिशाली विद्रोह क्या था, यहाँ पे जानते हैं 3 विद्रोह हुए थे। बता देता हूँ, इस काल में यहाँ पे 3 विद्रोह हुए थे, याद रखिएगा। संथानम, जट और सिख। एक विद्रोह था, काफ़ी बार पूछ लेता है कि औरंगजेब के काल में कौन कौन से विद्रोह हुए थे, तो याद रखिएगा संथानम। ठीक है, एक संथानम विद्रोह था, एक जट था। जट कौन थे इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है भाई, जट और सिख। ठीक है, सिख विद्रोह। चलिए ठीक है, मैंने बता दिया सिख, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, धीरे धीरे राजनीतिक आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदार, स्थानीय सरकारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी। औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलावी को रोक न सके। धीरे धीरे शासन जो था पूरा अदर सैनिकों, यानी कि जो अदर साम्राज्य के थे उनके हाथों में, इनके साम्राज्य के जो कहते हैं एक कुलीन वर्ग जो था उसके हाथों में आने लगा था, और उसने अपने परिवार के ही व्यक्तियों को ऊंचे पदों पर बैठाना शुरू कर दिया था। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने हमला किया था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि नादिर शाह का हमला काफ़ी लूटा मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण को तांता लगा रहा अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, और उसने 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तर भारत पर आक्रमण किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितनी बार आक्रमण किया था, तो 5 बार आक्रमण किया था भारत पे। ठीक है, आगे देखते हैं, तो हम क्रम जानेंगे अभी, कौन से शासक कौन फिर बने यहाँ पे जानते हैं। इस समय सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था अभिजातों के, जैसे कि मैंने हाईलाइट पॉइंट पहले से एनसीईआरटी बना लिया है। जो पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है वही आपको बताने के लिए कि काफ़ी आप पीडीएफ मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं, बट इसमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दे रहा हूँ, और इसको आपको बार बार रिविज़न करना है। आप पूरी पीडीएफ रिवाइज नहीं कर रहे हैं, फिर भी जो पॉइंट हाईलाइट हैं इन्हें आप रिविज़न कर सकते हैं। मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा लगेगा, कंप्लीट एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जब 2 मुगल सम्राट बादशाह फर्रुखसियार, तो बादशाह फर्रुखसियार से पहले कौन था याद रखिएगा। जैसे कि 1707 में मुगल सम्राट जो था औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद 62 वर्ष की अवस्था में बैठता है शासन पे बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह बैठता है 1707 से 1713 तक, तो लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप रिटर्न भी कर लेंगे बट इस पर भी लिखा रहेगा तो थोड़ा याद रहेगा। ठीक है, बहादुर शाह बैठता है 1707 से 1713। इसके बारे में एक डच ग्रुप आता है बहादुर शाह। ठीक है, इसके शासनकाल में एक डच शासकों का, डच से एक ग्रुप आता है घूमने के लिए या कुछ करने के लिए, तो कहता है इसके बारे में, बहादुर शाह के बारे में क्या कहता है, ये पॉइंट भी काफ़ी बार पूछा गया है तो याद रखिएगा। कहता है कि अंतिम शासक था बहादुर शाह, जिसके बारे में 2 शब्द अच्छे कहे जा सकते थे। ठीक है,
इसके बाद कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जिसके बारे में दो शब्द अच्छे कहे जा सके। 1707 से 1713 तक। 1712 था, ठीक, क्योंकि 12 से 13, ठीक है। तो बहादुर शाह जो था 1707 से 1712 बैठता है, और बहादुर शाह के बाद आता है जहांदर शाह, ठीक है। ये क्रम आपको कंप्लीट याद रहेगा तो आपको काफ़ी माइंड कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, अच्छे से याद आएगा। बहादुर शाह, फिर आता है जहांदर शाह। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था, जहांदर शाह, ठीक है। ये उपाधि भी इसकी याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछ लिया था, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था, जहांदर शाह, ठीक है। 1707 से 1712। उसके बाद 1713 से 19 में बैठता है बादशाह फर्रुखसियार। फर्रुखसियार को गद्दी पे बैठाने के लिए दो भाई प्रसिद्ध होते हैं जिन्हें किंग मेकर की उपाधि दी गई है, ठीक है। तो जब सम्राट जो औरंगजेब था, औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद गुटबंदी भी हो जाती है, तो इसमें कई गुट बन जाते हैं। ईरानी गुट है, अफगानी गुट है, तुर्कानी गुट है, हिंदुस्तानी गुट है। ईरानी गुट है, चिनकिलिज खां, ये सब होते हैं। और हिंदुस्तानी गुट में दो व्यक्ति होते हैं, दो का नाम होता है, एक का हुसैन होता है, एक का अब्दुल होता है, अब्दुल हुसैन, ठीक है। ये हिंदुस्तानी गुट से होते हैं और यही बैठालते हैं बादशाह फर्रुखसियार को गद्दी पे, ठीक है। तो बादशाह फर्रुखसियार को गद्दी पे बैठाने में किसकी अहमियत होती है? अब्दुल और हुसैन की, ठीक है। और अब्दुल और हुसैन की अहमियत होती है। और इसमें याद रखिएगा पॉइंट, काफ़ी बार पूछ लिया गया जाता है कि हिंदुस्तानी दौर से कौन कौन संबंधित था, ठीक है, कौन कौन संबंधित था बादशाह फर्रुखसियार से। आगे देखते हैं कि इसके बाद कौन सा है, आलमगीर द्वितीय आते हैं। 1713 से 19 में फर्रुखसियार हो गए, उसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से 59 बता रहे हैं। आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई, मैं आपको क्लियर बताता हूँ इसमें, आइए देख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। शाह आलम द्वितीय के बारे में बताया गया, ठीक। तो नए राज्य का उदय से पहले मुगल काल का अंतिम का जो सीक्वेंस है कुछ जान लेते हैं थोड़ी बहुत। तो देखेंगे, मैं बता रहा हूँ पॉइंट, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो औरंगजेब की मृत्यु होती है, सूबा जो होते हैं 21 सूबे में बटा था, 14 उत्तर में थे, 7 दक्षिण में थे, ठीक है। अब यहाँ पे 62 वर्ष का शासक बैठता है बहादुर शाह बैठता है 62 वर्ष की अवस्था में। तो इसके काल में एक डच से यात्रियों का समूह आता है, वो कहता है कि अंतिम शासक बहादुर शाह था जिसके बारे में दो शब्द अच्छे कहे जा सकते थे, इसके बाद कोई योग्य शासक नहीं हुआ, कहना ये चाह रहे थे। तो बहादुर शाह जफर जब बैठता है 1707 में, तो ये राजा शाहू जो होते हैं उनको रिहा कर देता है, ठीक है। ये पॉइंट आगे हम पढ़ेंगे भी, वो चलिए सीक्वेंस जान लेते हैं। 1707 से 1712 में बैठता है बहादुर शाह, फिर जहांदर शाह आता है 1712 से 13 में, फिर फर्रुखसियार आता है 1713 से 19 में, ठीक है। फर्रुखसियार के बाद बाश फरार, फिर मोहम्मद मुई उल कातिल, यहाँ पे देखते हैं किसका नाम दे रखे हैं, 19। तो फिर उसके बाद मोहम्मद शाह प्रथम आते हैं। मोहम्मद शाह जो प्रथम होता है वो 1719 से बैठता है 1748 तक, ठीक है, 1719 से 1748 तक। नहीं, एक मिनट का, इसमें थोड़ा सा दो पॉइंट छोड़े आपके। फर्रुखसियार बैठता है जब 1713 से 1719, उसके बाद आते हैं रफ़ीउद्दर्जाद, रफ़ीउद्दौला, दो लोग होते हैं, ये एक माह के लिए बैठते हैं शासन पे। तो सबसे पूछा जाता है सबसे कम समय कौन बैठता है, तो याद रखिएगा रफ़ीउद्दर्जाद, जो 1719 फरवरी में बैठता है और जुलाई में शासन छोड़ देता है, जुलाई में शासन छीन लिया जाता है। उसके बाद रफ़ीउद्दौला आता है, ये भी 1-2 महीने रुकता है। फिर आते हैं मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह बैठता है 1719 से 1748 तक, ठीक है। क्लियर हुआ, हमने जाना, शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहे हैं। बाज फरार मुअम्मू साहब, याद रखिएगा, बाज फरार, बा से बहादुर शाह, जा से जहांदर शाह, फरार फर्रुखसियार, रार मैंने कहा, रफ़ीउद्दर्जा, रफ़ीउद्दौला, मुअम्मू साहब, तो मोहम्मद शाह तक मैंने बता दिया। अब आगे देखते हैं, अहमद अब्दाली बैठते हैं। अहमद अब्दाली जो बैठते हैं ये 48 के बाद बैठते हैं, ठीक है, 48 से बैठते हैं 54 तक, अहमद शाह अब्दाली। फिर आलमगीर द्वितीय आते हैं 1748 से आते हैं 1754 से 59 तक, अहमद शाह अब्दाली के बाद आलमगीर द्वितीय।
फिर आते हैं मोहम्मद शाह सेकंड, ठीक है, मोमो नहीं, उसके बाद आते हैं शाह आलम। शाह आलम जो होते हैं, यहाँ पे देखिए रॉन्ग दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि मुआमो जो मोहम्मद शाह प्रथम होता है 1748 से 54, इसके बारे में देखिए उल्टा दे रखे हैं यहाँ पे 1754 से 59, और अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह नहीं सही है, इनके बारे में यहाँ पे दे रखा है, ये पॉइंट सही है, क्योंकि अहमद शाह जो हम पढ़ रहे हैं हमें लगा कि शाह आलम के बारे में दे रखा है, बट 1748 1754 ये जो डेट दे रखी है ये ऊपर इसके बारे में दे रखी है, अहमद शाह के बारे में, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया अहमद शाह अब्दाली, उसके बाद आलमगीर द्वितीय, इनके बारे में दे रखा है, ठीक है। फिर आता है शाह आलम। शाह आलम के साथ जो शाह आलम था उसके समय में कहते हैं शाह आलम बैठता है, ठीक है। शाह आलम मोहम्मद शाह, उसके बाद आपका अकबर सेकंड आता है शासन पे, मोहम्मद शाह आलम हो गया, अकबर सेकंड आएगा, फिर बहादुर शाह सेकंड आता है, और जिसका अंत हो जाता है कब 1764 में, कहाँ, म्यांमार में। तो शायरी लिखता था, काफ़ी कहते थे, ठीक है। तो वो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अब देखते हैं हम आगे क्या होता है। नए राज्य का उदय हो गया, नए राज्य के उदय के बारे में पढ़ेंगे। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदार और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति को प्रबल बना ली। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। अवध बंगाल थे और हैदराबाद। तो याद रखिएगा, इसमें जो अवध था और हैदराबाद था इसे उत्तराधिकार शासन कहा जाता था, ठीक है। उत्तराधिकारी राज्य कहा जाता था किसे किसे, अवध को और हैदराबाद को। जैसे वो राज्य जो मुगल प्रांत थे, हालांकि इन राज्य के शासकों अति शक्तिशाली और काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे, मुगल बादशाह से औपचारिक रूप से यानी संबंध तोड़े भी नहीं थे। जो हैदराबाद था, अवध था, बंगाल था, इन्होंने एक तरीके से संबंध तोड़े भी नहीं थे, बट स्वतंत्र राज्य कर रहे थे। अब हम जानेंगे अवध में कौन शासक था, हैदराबाद में कौन था और बंगाल में कौन था, ठीक है। और इसके अतिरिक्त काफ़ी ऐसे राज्य थे जो मुगल के पुराने शासक में वतन में जागीर के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल हैं, ठीक है। और कुछ राज्य ऐसे भी थे जो पहले से ही, पूर्व से ही स्वतंत्र थे। तीसरी श्रेणी में मराठा सिख थे, जाट थे, ठीक है। इनसे तो संघर्ष ही हो रहा था। अब हम जानते हैं अवध, बंगाल और हैदराबाद के बारे में, ये बता रहा है। तो अवध में पढ़ेंगे, अवध का संस्थापक कौन था, शहादत खान था, जिसे 1722 में अवध का बनाया जाता है सूबेदार। मुर्शीद कुली खां, बंगाल का ये पहले जैसे कि एक सूबेदार होता था और एक होता था जो लेखा जोखा रखता था, ठीक है। तो पहले ये मुर्शीद कुली खां जो होता है 1760 से पहले सूबेदार की पोस्ट पे नहीं था, ये लेखा जोखा यानी कि एक कार्य करता था। बट 1707 से इसे वहाँ का बंगाल का सूबेदार बनाया गया। उसके बाद इसने अपना स्वतंत्र शासक करने लगा, बट ये अपनी तरफ से जो औरंगजेब को था भेजता रहता था, यानी कि टैक्स के रूप में धन भेजा करता था, ठीक है, लेकिन स्वतंत्र शासन करता था बंगाल पे। और हैदराबाद में था आशफ जाह, निज़ाम उल्क आशफ जाह, पढ़ेंगे पूरा नाम होता है निज़ाम उल्क आशफ जाह, कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं इसके लिए, ठीक है। और याद रखिएगा कर्नाटक में जो संस्थापक थे कर्नाटक के, उनका नाम शहादतुल्लाह खां था, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अवध का शहादत खान या कर्नाटक का शहादत खान। तो याद रखिएगा कर्नाटक का जो संस्थापक था शहादत उल्लाह खां था और अवध का था शहादत खान, ठीक है। मुगल बादशाह को उन पर भरोसा और विश्वास था कि आसफ जाह और मुर्शीद कुली खान दोनों को 7-7 हज़ार का जात का दर्जा मिला हुआ था। हैदराबाद के बारे में पढ़ते हैं। निजामुल काशफ जाह 1724 से 48, जिसने हैदराबाद की स्थापना की। तो याद रखिएगा 1722 से 24 तक ये मुगल साम्राज्य का वजीर भी रहता है। उसके बाद ये काफ़ी चेंजेस लाने की कोशिश करता है, बट जो शासक होते हैं मुगल साम्राज्य के वो इसकी सारी बातें नकार देते हैं। तो ये परेशान होकर हैदराबाद चला जाता है और वहाँ का इसे सूबेदार बना दिया जाता है, ठीक है। सूबेदार बनने के बाद इसे सूबेदार, वहाँ का सूबेदार का तोहफा भी दिया जाता है। सूबेदारी यानी कि कुछ प्रधान होता था एक,
उस प्रकार से इसे सम्मानित किया जाता है। याद रखिएगा ये धर्मनिरपेक्ष राजा था जो निजामुल आशफ जाह था, ये धर्मनिरपेक्ष था। इसके शासनकाल में हिंदुओं को भी उच्च पोस्ट पर उच्च पोस्ट पदों पर बैठाया इसने। ठीक है, बस इतनी ही बातें हैं इसके लिए। उसके बाद है अपने इसका शासन जो था अच्छा शासन था। आसफ जाह अपने कुशल सैनिकों को प्रशासन भारतीय लाया था। दक्षिण में मनसबदार नियुक्त किए, जागीर प्रदान की। जैसे इजारेदार प्रथा के बारे में यहाँ पे ये भी कंटिन्यू रखता है। तो इजारेदार प्रथा क्या होती है ये पूछ सकता है, तो जान लीजिए। जैसे कि जो भूमि होती थी शासन की भूमि, जिस भूमि पर किसी का अधिकार नहीं, राज्य का अधिकार होता था, उस भूमि की नीलामी कर दी जाती थी। जो सबसे ऊंची बोली लगाता था उसे साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जो टाइम फिक्स होता था उस टाइम के लिए वो भूमि दे दी जाती थी। इसे कहते थे इजारेदार प्रथा। ठीक है, कुछ नहीं है इजारे प्रथा। अब अवध के बारे में जानते हैं। अवध का शासक था बुरहान उल मुल्क शहादत खान। 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने थे उनमें सबसे शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, दो ही तो उत्तराधिकारी राज्य थे, एक था अवध, दूसरा था हैदराबाद। बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी, फौजदारी को अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय, सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बना। इसका शासनकाल भी अच्छा था क्योंकि इसने भी धर्मनिरपेक्षता अपनाई। मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश के चलते मुगल द्वारा नियुक्त अधिकारी जागीरदारी की संख्या में कटौती कर दी और धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खेतों लेखों की जांच करने लगा। ठीक है, तो जो इसके शासनकाल में वसूली का कार्य अधिकारी करते थे तो उनकी सबकी जांच करने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लेखा जोखा में ये। यहाँ पे इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान, जो मैंने आपको बताया इजारेदार प्रथा क्या है ये पढ़ के भी देख लीजिए। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य के ठेके के इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और एकत्र करने की छूट दी जाती थी। अब हम बंगाल के बारे में भी जान लेते हैं। बंगाल के बारे में जानेंगे तो मुर्शीद कुली खां था, जो बंगाल में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शीद कुली खान बंगाल के नायाब तहसीलदार जैसे रूप में, जो ये कर राजस्व देखते थे, बट बाद में इनको सूबेदार प्रांत नियुक्त किया जाता है। मुर्शीद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं रहा, कभी नहीं बना। उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी सत्ता अपने हाथ में ले ली। यानी कि कोई बताना चाह रहा है कि यहाँ पे वो कभी भी नायाब के रूप में नहीं रहा, उसने सत्ता चलाई। क्योंकि नायाब जो था यहाँ का आजी मुशान था, सूबेदार, पहले सूबेदार जो था बंगाल का आजी मुशान था, जिसकी रिलेशन थी मुगल साम्राज्य में। तो यहाँ बंगाल में रहता ही नहीं था, वो हमेशा अवध में रहता था, अवध में या मुगल काल में। ठीक है, तो उसी प्रकार से दोनों शासन यही देखता था मुर्शीद कुली खां। राजस्व पर नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए बंगाल के राजस्व के बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण किया। सभी जमींदारों से कठोरता से राजस्व नकद वसूल किया था। और इसके बारे में एक बात याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि इसने जो बड़े जमींदार थे उनको बनाए रखा था, जो बड़े जमींदार थे उन्हें बनाए रखा, लेकिन जो छोटे जमींदार थे उनसे जागीरदारी छीन ली थी। अब आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों कि बड़े जमींदार को बनाए रखा और छोटे को छीन लिया? क्योंकि जो बड़े जागीरदार थे वो कर राजस्व में इसकी सहायता करते थे और छोटे वाले को समाप्त कर दिया था। ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है कि भू राजस्व की नीति। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलीवर्दी के शासनकाल में भी स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि तीनों शासन के बारे में हमने पढ़ा, तीनों शासन में जो कर राजस्व था, कर राजस्व ऊंचा ही रहा था। ठीक है, बट यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता थी, ऐसा नहीं था कि हाँ हिंदू से ज़्यादा लिया जा रहा है, मुस्लिम से कम लिया जा रहा है, मुस्लिम से ज़्यादा लिया जा रहा है, हिंदू से कम लिया जा रहा है। ठीक है, किस समुदाय के प्रति नहीं था। तो आगे देखते हैं, जैसे कि हमारा चैप्टर एंडिंग पे कल हम पढ़ेंगे 9th क्लास, और इसकी मैं इंडेक्स अभी डाल दूंगा, 8th क्लास के बारे में जानेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए और बताइए कि एनसीईआरटी फाउंडेशन चल रहा है, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ विदाउट कॉन्सेप्ट, जिसमें आप समझ सकें कि हाँ क्या कॉन्सेप्ट है, कौन सी कहानी है। ठीक है, और कहानी जानने के बाद आप याद करेंगे, रट्टा मारेंगे, याद होगा, समझ में आएगा। ठीक है, वैसे पहले आप रटेंगे करेंगे, कोशिश बेकार है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, इसके ऊपर नहीं जाएगा। और आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपका जितना भी रट्टा है सारा दिमाग
बेकार हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कुछ टाइम दे दिया जाए, ठीक है, और पढ़ लिया जाए। एक बार एनसीईआरटी पढ़ना आप स्टार्ट करिए, आपको भी फील अच्छा आएगा, ठीक है। राजपूतों के वतन जागरी देखते हैं। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था से विशेषता के साथ सेवारत थे। बदले में उन्हें अपनी वीरता जगीर पर्याप्त स्थान मिला था। पर्याप्त स्थान पहले मिला था अकबर के शासनकाल में, बट जब औरंगजेब आता है, सूबेदार और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई थी। बादशाह जहांदर शाह ने 1713 में राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया, ठीक है। सवाई राजा जयसिंह जो था, सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने पहले ही हाईलाइट कर रखे कि सवाई राजा जो जयसिंह था, इसने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की थी और 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई थी इसे। तो पूछ सकता है कि सवाई जयसिंह दो फैक्ट दे देगा कि सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी राजधानी स्थापित की, 1722 में आगरा की राजधानी दी गई, और ठीक है, और सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी, ये याद रखिएगा। किसने दी थी ये आप सर्च करिएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। जयपुर के जाते हैं। 1732 के फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन किया गया है। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 से 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना था, संपदा थी, ठीक है। आमेर के सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खागोली वेधशालाओं का निर्माण किया। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कौन सा राजपूत शासक था जिसे खगोल शास्त्र में इंटरेस्ट था, यानी कि खगोल शास्त्र के साथ साथ मंदिर वास्तुकला और काफ़ी उसने धार्मिक कार्यों को भी किया। धार्मिक कार्यों के साथ साथ समाज में उत्पीड़ित प्रथाओं के खिलाफ भी किया था। कि इन्होंने, जो सवाई राजा जयसिंह थे, इन्होंने बच्चों के लिए, जैसे कि कुछ समय में काफ़ी कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, तो इसके खिलाफ इन्होंने काफ़ी कोशिश की थी, ठीक है। और एक दहेज प्रथा के खिलाफ भी इन्होंने काफ़ी कोशिश की कि दहेज प्रथा को समाप्त किया जाए, ठीक है। सिख के बारे में जानेंगे। पढ़ा कि 17वीं शताब्दी में सिख एक राजनीतिक समुदाय बन गया था। हम जानते हैं जैसे कि सिख समुदाय के जो संस्थापक हैं गुरु नानक देव हैं, बट सिख समुदाय को एक राजनीतिक समूह योद्धा के रूप में किसने स्थापित किया था, इसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। जैसे कि गुरु गोविंद सिंह को ये श्रेय जाता है कि इन्होंने सिख समुदाय को एक लड़ाकू जाति के रूप में एक उपाधि दी थी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा मुगल के विद्रोह किया, ठीक है। जब 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद गुरु का पद समाप्त हो जाता है, ठीक है। गुरु का पद समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद बंदा बहादुर के नाम से एक व्यक्ति होता है, वो नेतृत्व करता है और सतलज और यमुना नदियों के बीच क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योगी नेताओं के नेतृत्व में सिख अपने जत्थों में मिसालों में संगठित किया गया। जैसे कि हम जानते हैं कि 12 मिसालें बनी थी सिखों के बारे में, जब हम आगे भी पढ़ेंगे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। और इनकी जो संयुक्त सेना होती थी, मिसालों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। तो दल खालसा, उन दिनों दल खालसा बैसाखी की दिवाली के पर्व में अमृतसर में मिलता जुलता बैठकों में सामूहिक निर्णय लिया जाता था। गुरु माता गुरु के प्रस्ताव कहे जाते थे। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, राखी व्यवस्था, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या है इसके बारे में बताते हैं आपको। जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में बदले लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राखी व्यवस्था क्या है, पूछा जा सकता है। तो राखी व्यवस्था में 20% किसानों से कर लिया जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया, शासन राज्य करेगा, कि शासन उनके भाग्य में है, राज्य करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदार के खिलाफ, फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ विरोध प्रकट करते रहे और खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्णित शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। यहाँ पे देखेंगे 17वीं शताब्दी के अंत तक
ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ था। शाहजी और जीजाबाई से हुआ था, अपनी माता और अभिभावक दादा कोड़देव के मार्ग में, जिससे कि इनके पिता जो थे गवर्नर थे, शासक के रूप में एक कार्य करते थे, सूबेदार के रूप में। तो वहाँ ये साथ नहीं रहते थे, अपने दादाजी के साथ रहते थे। उसके बाद इन्होंने, ठीक है, इसके में बताया गया है। शिवाजी जो शासनकाल का समय क्या था, 1627 से 1680 था। गुरिल्ला पद्धति के बहुत बड़े अच्छे सफल शासक थे, ये माना जाता है। उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। अपने विरोधियों के खिलाफ प्रयोग गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथ और सरदेशमुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से मजबूत मराठा नींव रखी, ठीक है। चौथ और सरदेशमुखी कर क्या होते थे, इसके बारे में हम भी आगे पढ़ेंगे, जब मॉडर्न पढ़ेंगे तो उसमें सही से आपको बताएंगे, ठीक है। इसमें भी चौथ और सरदेशमुखी में भी कई कर होते हैं, जैसे कि हम सही से आगे बताएंगे आपको। 4-5 कर इसमें भी डिवाइड होते हैं कि सेनापति जो होता था, आक्रमण करता था, वो कितना पार्ट लेगा, शासन कितना पार्ट लेगा, दान के लिए इसके पास कितना पार्ट होगा, ये सब आगे देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए और हम कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी आपकी, ठीक है। और डायरेक्ट बुक से पढ़ रहे हैं, और इसमें आपको यानी कोई ऐसा फंड नहीं होगा कि आपको लगे कि हाँ छूट गया है, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में सेवाएं प्रदान करते रहते, जैसे कि जब राजा शाहू को मैंने बताया था 1707 में मुगल औरंगजेब की मृत्यु होती है, घूम फिर के वही पॉइंट पे आता है कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद बहादुर शाह शासन करता है, वो साहू को रिहा कर देता है। साहू होते हैं पेशवा, जो शिवाजी होते हैं, शिवाजी के पुत्र थे, पौत्र। तो इनको जब रिहाई कर दी जाती है तो ये आते हैं अपने शासन करने के लिए। तो यहाँ राजा राम, जो राजा राम था, राजा राम की माता जी अपने पुत्र के नाम से शासन कर रही थी, शासन संभाल रही थी। तो यहाँ राजा साहू में और राजा राम के बीच युद्ध होता है। तो साथ जो होता है राजा, जो यहाँ पे शाहू को विजय होते हैं, साहू विजय होते हैं, तो एक पद बनाते हैं, पेशवा का पद। पेशवा जो होता है प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत होता है, यानी कि प्रमुख पद होता है। मराठा साम्राज्य का एक मुख्य पद होता है पेशवा, ठीक है। ये प्रधानमंत्री के रूप में होता है। यहाँ पे हम 8 और पद के बारे में जानते हैं, वो हम आगे भी जानेंगे, ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट जहाँ बताना है वहीं पे बताएंगे, ज़्यादा सही रहेगा, आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेशवा के रूप में आते हैं। तो पेशवा के रूप में पहला कौन बनता है, सबसे पहले आते हैं बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। तो जानते हैं बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया था। 1720 मराठा साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। 1720 के दशक तक मालवा गुजरात मुगलों से छीन लिए गए, और 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई। साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार भी मिल गया था। देखिए चौथ और सरदेशमुखी के बारे में बता रखा है, देख लेते हैं, जो पॉइंट हमें दे रखा है उतना ही देखेंगे भी, ठीक। चौथ के बारे में बता रहे हैं कि जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाला भू राजस्व का 25%, और सरदेशमुखी था दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिया जाने वाला भू राजस्व का 9 से 10%। दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिया जाने वाला भू राजस्व का 9 से 10%, ठीक है, दोनों बता दिया। लेकिन अब डीप में हम सही से कल बताएंगे, ये अभी इतना कंफर्म नहीं होगा आपको भी, ठीक है। 1727 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान, पंजाब, पूर्व बंगाल, उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक, तमिल, तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी थी, ठीक है। 1761 में, जैसा कि जानते हैं, जब पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, उस समय शासक कौन होता है, पेशवा बाजीराव होता है। जैसे पहला होता है बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ के बाद आते हैं बाजीराव प्रथम। तो पेशवा बालाजी बाजीराव, शासक कौन होता है, बालाजी बाजीराव होता है। तो बालाजी बाजीराव होता है, और ये भेजता है अपने पुत्र को और अपने चचे, अपने भाई को, ठीक है, सदाशिव राय, और जाते हैं युद्ध के लिए। तो उनके बीचों में होती है, युद्ध होता है। प्रभावी प्रशासन तैयार किया, भू राजस्व की मांगे संसाधन मिल सके। ये भी युद्ध के बारे में काफ़ी डीप में हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अभी हम पढ़ना है दोबारा, तो इतना डीप नहीं जा रहे हैं अभी हम। जाटों की शक्ति
सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची। 1756 से 63 के दौरान भारतपुर जट राज्य को आधुनिक राजस्थान संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उनमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश था। एक सेकेंड, ये तो ज़्यादा पॉइंट हाईलाइट हो जाएगा, ये ठीक है, सॉरी। 1680 के दशक तक आते जाते उनका प्रभुत्व दिल्ली पर था। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। जट के बारे में जान लेते हैं कि ये जब नादिर शाह का आक्रमण होता है दिल्ली पर, तो जट एक समुदाय होता है जो नादिर शाह के पुत्र, ये देख पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको बताता हूँ। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। उसने 20,000 सैनिक मराठों के लिए, 15,000 सैनिक सिखों के लिए और इन सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दीग में जटों ने अंबर और आगरा की शैली में सम्मिलित करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा था, उसे दीग की इमारत को इन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई। देखते हैं यहाँ पे चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति, ये हम आगे भी देखेंगे, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, तो चलिए आगे भी देखेंगे। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसे मैं पॉइंट पहले, अब जान लेते हैं कुछ काल के बारे में क्या होता है। जैसे ये पॉइंट आपको बता रहा था मैं, नादिर शाह के जट के बारे में। तो जाटों के बारे में ये जानने के लिए जरूरी है कि जब नादिर शाह का आक्रमण होने लगता है तो अस्थिरता आ जाती है। अस्थिरता जैसे कि मुगल साम्राज्य में औरंगजेब भी साम्राज्य में नहीं था। औरंगजेब उस समय दक्षिण में था, मराठों के खिलाफ युद्ध कर रहा था, और अहमद शाह अब्दाली बार बार आक्रमण करते हैं दिल्ली पर, तो दिल्ली कमज़ोर पड़ जाती है। और दिल्ली कमज़ोर पड़ने के बाद एक नई जाति जट जैसे होते हैं, सूरज जैसे जट जो पूर्वी राजस्थान है, अफगानिस्तान साइड, वहाँ रहते थे, जाती थी वहाँ की। और सूरजमल के नेतृत्व में काफ़ी यानी कि संग्रहित हो जाती है, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में पाए जाते थे। तो ये सम्मिलित होकर एक समूह बना लेते हैं जिसे कहते हैं जाट समुदाय। ठीक है, और इस रीजन से इनको काफ़ी समृद्धि मिल जाती है। यहाँ पॉइंट देख लेते हैं।